सर चलिए भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम चैनल पर। और इस क्लास में हम पढ़ते हैं एनटीएससी साइंस। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी जल्दी एक बार आ जाइए, सेशन को कर दीजिए लाइक और शेयर, और उसके बाद हम करेंगे अपनी क्लास की स्टार्टिंग। ठीक है, जैसे ही आप क्लास को लाइक और शेयर कर देते हैं, इसके बाद हम अपनी क्लास की स्टार्टिंग कर देंगे। देखिए, कुछ एक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना। बस मुझे एक क्षण का समय दीजिएगा, एक क्षण का समय दीजिएगा भाई। और फिर कुछ समय जो है आपको एक जरूरी सूचना देनी है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, अगर हम बात करें तो आज जो है हम एक फिजिक्स का छोटा सा टॉपिक जो है उसको डील करेंगे, है ना। फिजिक्स के एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और अगर मैं सीधा सीधा बात करूं कि मोशन से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। किससे जुड़ा हुआ टॉपिक है सर? मोशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है ना। और इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी मैं चाहता हूं डिस्कस करना, और कुछ कुछ बिल्कुल छोटे मोटे प्रश्न आप लोगों से डिस्कस करना, है ना। वैसे ये क्लास जनरली हम इसको क्लास 9th में डील करते हैं, है ना। जनरली हम इसको क्लास 9th में डील करते हैं, तो 10th वाले बच्चों का एक बार रिफ्रेश भी हो जाएगा। और सर क्योंकि हमें पता है कि ये एनटीएससी से जुड़ी क्लास है, तो सर 9th 10th दोनों में ही आएगा सर, है ना। एनटीएससी से जुड़ी क्लास है तो सर 9th 10th दोनों का ही जो है एनटीएससी में आता है, तो हमें दोनों को बेहतर तरीके से सर रिवाइज करना जरूरी है ना। तो क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए सर, अगर मैं बात करूं मोशन के बारे में, तो मैं ये नहीं बताने वाला आपको मोशन के बारे में कि मोशन क्या है, कितने प्रकार का होता है, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बल्कि मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं टाइप ऑफ मोशन की। मतलब हम क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहे कि हम मोशन को यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बांट सकते हैं, मतलब गति की बात कर रहे हैं हम। और गति को हम एक समान गति और असमान गति में विभाजित कर सकते हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। किस चीज की बात कर रहे हैं सर? हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन की, है ना। कितने प्रकार के मोशन हो सकते हैं, उसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है भाई, एक मोशन होता है सर, इसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। क्या? रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं सर इसे, है ना। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। अगर मैं बात करूं रेक्टिलिनियर मोशन की, तो रेक्टिलिनियर मोशन जो है अपने आप में क्या है सर? एक स्ट्रेट मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे अगर रेक्टिलिनियर मोशन को समझाने से पहले मैं अगर यूं कहूं कि आप ट्रांसलेटरी मोशन को समझिए। क्या? ट्रांसलेटरी मोशन, इसके अंदर सर दोनों ये दोनों मोशन कौन कौन से? एक तो रेक्टिलिनियर और एक कर्वीलिनियर। क्या? रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर, ये दोनों तरह के मोशन यहां पे इसके अंदर आ जाते हैं सर। रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन, दोनों मोशन जो है इसी के अंदर आ जाते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। ये बताना इसलिए आवश्यक था क्योंकि आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, सर बता दीजिए, आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, बता दीजिए कि रेक्टिलिनियर मोशन निम्न दिए गए जो है ऑप्शंस हैं, मान लीजिए आपसे आपको दे दिया बताइए ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर आता है, जिसमें आपको रेक्टिलिनियर मोशन भी दे दिया, ट्रांसलेटरी मोशन भी दे दिया। थर्ड ऑप्शन में आपको रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर, रेक्टिलिनियर कर्वीलिनियर दोनों दे दिए, बोथ। और फोर्थ ऑप्शन में आपको कह दिया नन। तो आप क्या उत्तर लगाएंगे भाई? सर आप कहेंगे सर रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर दोनों मोशन जिसमें आते हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है। तो एक तो ये चीज। अब ये सर देखिए, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ऐसे तो आप अनुवाद की गति कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन को, हिंदी में आप अनुवाद की गति कहेंगे। लेकिन ये अनुवाद की गति आपको इस प्रकार नहीं, आपको ये समझना है कि ट्रांसलेटरी मोशन में आने वाले ये जो दो अलग अलग प्रकार के मोशन है ये क्या है ना, हमें ये समझना है ये क्या है। तो सर रेक्टिलिनियर मोशन जो है ना वो सीधी रेखा में गति होती है। क्या सर? सीधी रेखा में गति। और कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है सर? वक्र गति। कैसी सर? वक्र गति।
वक्र गति मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति। कैसी गति सर? टेढ़ी मेढ़ी गति। समझ पा रहे हैं आप, है ना? हम ये नहीं कह रहे कि ये बिल्कुल गोल गति की बात कर रहे हैं हम, है ना? गोल गति की बात नहीं कर रहे, टेढ़ी मेढ़ी, जो एक सीधी रेखा में ना हो, ऐसी गति, है ना? और सर और क्या हो सकता है? अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपसे कहूं, आप सभी ने ऑसिलेटरी मोशन, क्या ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलनशील गति, क्या कहते हैं? दोलनशील गति के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये भी हमें देखना है क्या होती है सर। सर ऑसिलेटरी मोशन, दोलनशील गति क्या होती है, ये देखना है हमें, है ना? एक एक करके उदाहरण लेके समझेंगे। अभी तो केवल नाम बता रहा हूं आपको जिनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है? और अगर मैं कहूं तो इसमें, अगर मैं ऑसिलेटरी के बारे में बताऊं तो मुझे लगता है कि मुझे वाइब्रेटरी मोशन भी लिखना चाहिए, तभी जो है हम दोनों के बीच में क्या भिन्नता है इसको हम डिस्कस कर पाएंगे। वाइब्रेटरी मोशन यानी कंपन गति, क्या? कंपन गति। और देखिएगा सर और क्या वाइब्रेटरी मोशन के अलावा और क्या है सर? आवधिक गति, जिसे आप क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। ठीक है सर। और कौन सी प्रकार की गति की बात कर सकते हैं हम सर? सर्कुलेटरी मोशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेटरी मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसे क्या कहते हैं? गोलीय गति। और सर होने को तो सर कुछ और गति के नाम भी मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूं, जैसे कि हम ये कह सकते हैं सर, यहाँ पे जो है वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल मोशन, यानी एक आयामी, दो आयामी गति, है ना? ऐसा भी कह सकते हैं। तो सर वो हम धीरे धीरे जो है एग्जांपल्स के रूप में ही उन सबको समझ लेंगे। मेनली जो है ये जो टाइप है ये आपको पढ़ने हैं, मेन जो टाइप है ये पढ़ने हैं आपको, ठीक है? और अगर इसमें से कुछ छूट भी गया होगा तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। ये क्या है? सीधी रेखा में गति, सीधी रेखा में गति, ठीक है? दोलनशील गति, ऑसिलेटरी मोशन, इसके बारे में बात करेंगे। वाइब्रेटरी मोशन, कंपन गति, है ना? और क्या है सर? और क्या है सर? पीरियोडिक मोशन, जिसे आवधिक गति कहते हैं। सर्कुलेटरी मोशन, गोलीय गति। अब एक एक करके उदाहरण लेंगे सर, ठीक है? एक एक करके उदाहरण लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे सर क्या है। देखिए जरा, तो सबसे पहले सर रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन भी कह देते हैं आप इसे, लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन भी कह देते हैं आप इसे। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं, सबका एक एक उदाहरण लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मेन जो आपको समझना है, सबसे जरूरी जो आपको समझना है वो ये है कि किसी दो प्रकार की गति में क्या भिन्नता है। तो सर रेक्टिलिनियर मोशन की अगर आप बात करें तो सीधी रेखा में कोई भी गति हो रही हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पे सीधी रेखा में कोई भी गति हो रही हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर आप एक सीधी सड़क पर जा रहे हैं, आप एक सीधी सड़क पर जा रहे हैं और आप भाई बाइक दौड़ा रहे हैं या साइकिल दौड़ा रहे हैं, आप एक बाइक या साइकिल चला रहे हैं और सीधी रेखा पर जा रहे हैं, है ना? मतलब सीधी सड़क पर जा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे में आप कोई भी कर्व नहीं ले रहे, कहीं मुड़ नहीं रहे, बिल्कुल सीधी रेखा में जा रहे हैं, तो कैसी गति हो गई? अब मैं ये भी कह सकता था कि सर अगर मैं मान लूं कि जो नदी होती है वो एक रेखा में जब बहेगी तो वो भी क्या होगा सर? वो भी कैसा मोशन होगा? क्योंकि वो सीधी रेखा में बह रही है, तो वैसे में भी मैं कह सकता हूं कि वो भी क्या होगा सर? रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन या एक रेखीय गति, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं सर? सीधी रेखा में गति या एक रेखीय गति, ठीक है? और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं सर, जैसे कि उदाहरण के तौर पे सर और क्या कह सकते हैं? मान लीजिए आपने गन ली, बंदूक ली सर, आपने बंदूक ली, ये आपका फेवरेट एग्जाम्पल हो जाएगा। आपने बंदूक ली और उससे सर गोली चला दी आपने, तो ये जो गोली निकली सर यहाँ से, ये गोली कैसे जाएगी? बिल्कुल सीधी जाएगी सर, बिल्कुल सीधी रेखा में जाएगी, तो ये क्या है सर? रेक्टिलिनियर मोशन। अब अगर कर्वीलिनियर मोशन की बात करें, वक्र गति की बात करें, टेढ़ी मेढ़ी गति जो होती है उसके उदाहरण की बात करें, यदि इस उदाहरण की बात करें तो क्या होगा सर? इसमें क्या अंतर है? कुछ नहीं सर, हमें पता है, मान लीजिए कोई सड़क है, इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी है, ये मैंने एक सड़क बना दी आपके लिए और ये टेढ़ी मेढ़ी सड़क है, इस पे अगर कोई भी गाड़ी जाएगी, इस पे अगर कोई साइकिल या कोई गाड़ी जो है इसके ऊपर से निकलने का प्रयास करेगी, तो सर उस साइकिल को, उस गाड़ी को, उस किसी भी वो जो व्हीकल है उसको कैसे रास्ता तय करना पड़ेगा? टेढ़ा मेढ़ा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो आप क्या कह सकते हैं उसे कि सर ये क्या है, किस प्रकार की गति कहलाएगी? फिर वक्र गति या कर्वीलिनियर मोशन कहलाएगा। और क्या सर? मान लीजिए भाई एक लड़का है, इसने क्या किया सर? इसके हाथ में एक पत्थर है, इसने पत्थर अपनी ताकत से उछाला, तो ये पत्थर ऐसे दूर जाके ऐसे गिरेगा,
कैसे गिरेगा सर? ये पत्थर जो है इस दिशा में ऐसे जाके गिरेगा, तो ये गोल तो नहीं है सर, ये गोल तो नहीं है सर, ये तो केवल इस प्रकार से ऐसे गिर रहा है, यानी कर्व होके गिर रहा है, वक्र होके गिर रहा है सर, है ना। तो ये कैसी गति है सर? ये गति कैसी कहलाएगी सर? वक्र गति कहलाएगी या फिर कर्वीलिनियर मोशन कहलाएगी, है ना। अब ये तो सर आसान था, तो ये हमने कर भी लिया बहुत आसानी से, तो आसान भी था। अब आ जाते हैं ऑसिलेटरी मोशन पे। इंपॉर्टेंट ये है, देखो जो मेन फर्क समझना होता है ना, वो किस में समझना होता है? ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, ये समझना है। उसके बाद हमें यह समझना है कि पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में क्या अंतर है। ये मेन चीज समझनी होती है हमें। अगर ये मेन चीज समझ में आ गई तो हम फिर चीजें जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर हमारे पास अगर कोई विकल्प दिए जाए हम तो एक सही उत्तर का चुनाव हम कर सकते हैं उस परिस्थिति में। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा क्या करना होता है सर? एक तो वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी यानी कंपन और दोलनशील गति में क्या समानताएं हैं या क्या अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा क्या सर? पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन यानी आवधिक गति और दोलनशील गति में क्या अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो जरा एक बार इस चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम नेक्स्ट पेज पे चल के बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं दोलनशील गति की। किसकी? दोलनशील गति। ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है भाई। सर देखिएगा जरा क्या है उस ऑसिलेटरी मोशन क्या है। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं, एग्जांपल की बात करूं, तो मैं कहूंगा ऑसिलेशन शब्द आते ही आप लोगों के दिमाग में एक क्या बन जाता है सर? एक पिक्चर बन जाती है किसकी? पेंडुलम की। किसकी पिक्चर बन जाती है सर? पेंडुलम की पिक्चर बन जाती है ना। बन जाती है या नहीं बन जाती? बन जाती है सर, बिल्कुल बन जाती है सर। पेंडुलम की पिक्चर बन जाती है इसी प्रकार से कि पेंडुलम इस प्रकार से क्या कर रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है ना। पेंडुलम क्या कर रहा है? इस प्रकार से ऑसिलेशन कर रहा है। तो इसमें क्या अलग है? इसमें क्या अलग है मतलब आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अगर आप ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन कर रहे हैं तो आप ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे। तो देखिए सर, ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। क्या? टू एंड फ्रो मोशन होता है। अब सर ये टू एंड फ्रो मोशन जो है ना, वो राइट लेफ्ट हो या सर अप डाउन हो, वो एक अलग बात है। ये टू एंड फ्रो मोशन राइट लेफ्ट हो या अप डाउन हो, पर ये मोशन कैसा होगा? टू एंड फ्रो मोशन। और टू एंड फ्रो मोशन की ना एक खासियत भी होती है सर। क्या होती है खासियत सर? ये टू एंड फ्रो मोशन पे एक बात ध्यान देने वाली है कि देयर इज अ मिड पॉइंट। क्या? इसमें ना एक मध्य बिंदु होता है। ये टू एंड फ्रो का मतलब क्या है सर? आगे पीछे। सर आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे, अब वो निर्भर करता है कि आप किस दिशा से देख रहे हैं। अगर ऐसे कोई चीज हो रही है आगे पीछे, पर मान लीजिए कि आप उसे ऊपर से देख रहे हैं तो वो आपको ऊपर नीचे करता हुआ नजर आएगा। वो निर्भर करता है। तो कोई चीज अगर आगे पीछे चल रही है, आगे पीछे बार बार हो रही है, तो वो क्या कर रही है? ऑसिलेशन कर रही है। परंतु ये ऑसिलेशन जो है ना, आप तब इसे ऑसिलेशन मानते हैं जब ये कुछ रूल्स फॉलो करे, कुछ नियम जो है उसको माने। जैसे कि ये टू और फ्रो मोशन यानी आगे पीछे की जो गति हो रही है, इसमें एक मध्य बिंदु होता है। क्या होता है सर? एक मध्य बिंदु होता है। क्या होता है सर? एक मध्य बिंदु होता है। और इस मध्य बिंदु से आगे और पीछे की गति, इस मध्य बिंदु से आगे और पीछे की गति चल रही होती है। यानी कि इस दौरान, जिस दौरान ये ऑसिलेटरी मोशन हो रहा होगा, ये दोलनशील गति जब हो रही होगी, तो यदि जो वस्तु दोलनशील गति कर रही है वो अपने मध्य बिंदु को बदल लेती है, तो फिर हम उसे ऑसिलेटरी मोशन नहीं मानेंगे। अगर वो अपने मध्य बिंदु को बदल लेती है तो हम उसे ऑसिलेटरी मोशन नहीं मानेंगे।
यानी मध्य बिंदु क्या होता है, यहां पे निर्धारित होता है। क्या होता है सर, निर्धारित होता है। मिड पॉइंट इज फिक्स्ड, निर्धारित होता है। मध्य बिंदु क्या होता है सर, निर्धारित होता है। ठीक है, मध्य बिंदु निर्धारित होता है। ठीक है, ये क्या हुआ सर, ऑसिलेटरी मोशन हुआ। ये बातें हमें ऑसिलेटरी मोशन के बारे में जाननी है। एक एग्जांपल भी आपको दे दिया सर, एक एग्जांपल भी दे दिया। अब इसी के साथ आपको ना वाइब्रेटरी मोशन समझाते हैं। इसी के साथ आपको वाइब्रेटरी मोशन यानी कंपन गति समझाते हैं। कंपन गति, वाइब्रेटरी मोशन। सर तेज गति से होने वाली दोलनशील गति को क्या कहते हैं आप, कंपन गति कहते हैं। सर उदाहरण की अगर बात करें, सर उदाहरण तो बहुत सारे हैं, जैसे कि मोबाइल का कंपन। आपको पता है ना, एक कंपन मोड होता है मोबाइल में, वाइब्रेटरी मोड होता है जिसमें आपका फोन वाइब्रेट कर रहा होता है, फोन वाइब्रेट कर रहा होता है। तो वो वाइब्रेट क्या होता है, तेज गति से दोलनशील गति होती है, यानी स्पीडली ऑसिलेटरी मोशन चल रहा होता है, काफी स्पीडली, बहुत ज्यादा स्पीड से। मतलब ऑसिलेशन में तो आपने अभी तक यही देखा ना कि पेंडुलम जैसे इधर गया, फिर अपने मध्य बिंदु पे आया, फिर उससे उधर दूसरी दिशा में, फिर मध्य बिंदु पे आया, फिर उस दिशा में। और ये फिक्स टाइम में भी हो रहा होता है। ना केवल मध्य बिंदु निर्धारित है, परंतु समय भी निर्धारित है। क्या निर्धारित है सर, समय भी निर्धारित है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन का समय भी निर्धारित है ना। एक दोलन का, किसका, एक दोलन का समय, यह भी सर निर्धारित होता है। सर एक दोलन किसे कहेंगे आप, एक दोलन किसे कहेंगे आप सर, जिसमें वो एक बार अपने मध्य बिंदु से इधर, एक बार इधर, मतलब दोनों तरफ से मध्य बिंदु से वो अपना मोशन कंप्लीट करके आ गया, तब वो क्या कहलाएगा, एक दोलन कहलाएगा। मतलब अगर इसे मैं ग्राफ पे समझाऊं ना, तो देखो एक दोलन ये होता है, ये जिसके अंदर एक पीक है, एक शिखर है और एक गर्त है, उसके बाद वो अपने मध्य पे वापस आ गया। यानी सर जीरो से निकला, बीच मिड पॉइंट, जीरो क्या है सर, मिड पॉइंट से निकला पीक पे, फिर जीरो पे, फिर डाउन यानी सबसे निचला पॉइंट, उसके बाद दोबारा से जीरो पे। मतलब एक बार यहां मध्य बिंदु से निकला, यहां फिर जीरो, फिर यहां फिर जीरो, ये हो गया सर एक दोलन, या इसे आप कहेंगे वन ऑसिलेशन। ठीक है, इसे कहेंगे वन ऑसिलेशन। समझ गए आप। तो ये एक पूरा ऑसिलेशन, पूरा मध्य बिंदु से निकल के यहां यहां, ये एक ऑसिलेशन हुआ। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब सर मोबाइल का कंपन, इसके अलावा और कोई उदाहरण सर? हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। सर गिटार या किसी भी, कोई भी अगर जो वाद्य आपका यंत्र है, जो वाद्य यंत्र होते हैं, क्या होते हैं सर, वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये कैसे बजते हैं सर? जब कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं ना, तो बहुत तेज गति से क्या होता है सर, बहुत तेज गति से ऑसिलेशन यानी दोलनशील गति जो है वो होती है, जिसे हम कंपन यानी वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। कि यानी दोलनशील गति ही जब तेजी से होती है, जैसे वाद्य यंत्र में मैं गिटार का एग्जांपल लूं, तो गिटार की तारों को जब आप छेड़ते हैं, गिटार की तारों को जब आप छेड़ते हैं तो क्या होता है सर, गिटार की तारें बहुत तेजी से कंपन करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं। अब वो कंपन कैसा हो रहा है सर, उसमें भी एक मध्य बिंदु है, एक शिखर है, एक गर्त है, तो सर वो बहुत तेजी से होता है ये चीज बस, तो उसको हम क्या कह देते हैं सर, वाइब्रेटरी मोशन कह देते हैं। तो ये तो सर समझ आ गया हमें यहाँ पे दोलनशील गति और वाइब्रेटरी मोशन में क्या अंतर है और क्या समानता है। कैसे समझ आया सर? समानता ये है कि सर जैसी गति इसमें होती है वैसी ही इसमें होती है। अंतर क्या है सर, इसमें थोड़ा धीरे होती है, इसमें बहुत तेजी के साथ होती है। ये अंतर और ये समानता है, ये आपको समझ में आ गया, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। ठीक है,
गुड, वेरी गुड, ठीक है सर। अच्छा ठीक है सर, आगे बताइए सर और क्या। और देखिए अब हम समझेंगे कि दोलनशील गति और पीरियोडिक मोशन में क्या अंतर है। क्या सर? दोलनशील गति, चलिए यहां पे पहले पीरियोडिक मोशन लिखते हैं। ओहो, पीरियोडिक मोशन जिसे आप आवधिक गति भी कहते हैं, आवधिक गति, पहले इसको समझते हैं फिर हम समझेंगे अलग से कि सर दोलनशील में और इसमें क्या फर्क होता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे दोलनशील गति का उदाहरण है, दोलनशील गति का उदाहरण क्या है सर? पेंडुलम। दोलनशील गति का उदाहरण है पेंडुलम सर, है ना सर? ये पेंडुलम ना केवल दोलनशील गति का उदाहरण है, ये पेंडुलम ना केवल दोलनशील गति का उदाहरण है पर सर ये आवधिक गति का भी उदाहरण है, आवधिक गति का भी उदाहरण है। ना केवल दोलनशील गति का बल्कि ये आवधिक गति का भी उदाहरण है। ठीक है, तो एक तो मैंने पेंडुलम यहां पे भी उदाहरण दे दिया, ठीक है, एक उदाहरण मैंने पेंडुलम यहां पे भी दे दिया, परंतु समझने वाली बात क्या है सर? समझने वाली बात समझना, यहां पे एक उदाहरण पेंडुलम दिया है मैंने, उदाहरण संख्या 1, उदाहरण संख्या 2 ये मैंने बना दिया आपका सूर्य, दिस इज सन, और इस सन के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले प्लैनेट्स। तो सर मैं सारे तो नहीं बना सकता पर मैंने जितने में से हो सके मैंने यहां पे आपके लिए बना दिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे सबसे पहले मैं बना देता हूं यहां पे, ये लो जी, है ना, थोड़ा रंग अलग अलग दे देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। पृथ्वी का हरा कर देते हैं सर, है ना। और आपको पता है इसी में अगर मैं एक इस प्रकार से भी बना दूं तो कोई गलती नहीं होगी इसमें। क्यों सर? क्योंकि ये चंद्रमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ये चंद्रमा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर? चंद्रमा हो जाएगा, चांद। ठीक है, क्या हो गया सर? चांद हो गया ये, है ना, ये चांद हो गया सर, है ना। ये आपके अलग अलग ग्रह हो गए। अब ये क्या कर रहे हैं सर? ये चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के, ये सभी ग्रह क्या कर रहे हैं? सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि ये चंद्रमा क्या कर रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ये चंद्रमा क्या कर रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। और किस प्रकार से लगा रहा है आप जरा ये देखना, मुझे बताना सर ये उदाहरण क्यों हो सकता है पहले पीरियोडिक मोशन का, पहले तो ये बताओ। क्योंकि सर पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, पीरियोडिक मोशन का अर्थ क्या है? जो अगर कोई वस्तु अपनी गति को निर्धारित समय में दोहराए, मैंने क्या बोला? अगर कोई वस्तु अपनी गति को निर्धारित समय में दोहराए, केवल वो निर्धारित समय में दोहरा रही है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देख रहे हैं ये पेंडुलम क्या कर रहा है सर? इस मध्य बिंदु से निकलता है और ये निर्धारित समय में वहां जाके वापस यहां आ जाता है, अपने मध्य बिंदु पे एक निर्धारित समय में उस दिशा में जाके वापस आ जाता है, और ऐसे ही निर्धारित समय में इस दिशा में जाके भी वापस आ जाता है कि नहीं है? जरा एक क्षण दीजिएगा भाई। चलिए भाई आ जाइए, मैंने क्या कहा? एक निर्धारित समय में ये पेंडुलम जो है इसका बॉब, यानी ये जो नीचे ये जो गोल लटका हुआ है ये धातु का पदार्थ, ये निर्धारित समय में यहां जाके वापस मध्य बिंदु पे आ जाता है
और उसी निर्धारित समय में ये इस दिशा में जाके भी वापस आ जाता है ना। और कभी भी ये जो समय है इसका वो क्या नहीं होता सर, वो चेंज नहीं होता, एक निर्धारित समय में ही ये उस दिशा में जाके वापस मध्य बिंदु पे, इस दिशा में जाके वापस मध्य बिंदु पे। तो मतलब ये अपनी गति को दोहरा रहा है, वो भी निर्धारित समय में, गति को दोहरा रहा है निर्धारित समय में। ऐसे ही सूर्य के चारों ओर चक्कर मारने वाले ये जो ग्रह हैं, ये भी अपनी गति को क्या करते हैं, दोहराते हैं। मान लीजिए अगर ये इस बिंदु ए से निकला तो ये एक निर्धारित समय में इस पूरे चक्कर को काटकर वापस यहां पर आ जाएगा। ऐसे ही ये मान लीजिए बी से निकला तो ये भी निर्धारित समय में एक चक्कर लगा के यहां पे आ जाएगा। आपकी पृथ्वी की बात करूं, मान लीजिए अगर ये पॉइंट सी से निकली तो आपको पता है इसको एक पूरा सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लग जाते हैं, तो वो निर्धारित समय में 365 दिन में चक्कर लगा के वापस यहां पे आ जाएगी। ऐसे ही आपका चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर, एक पूरा चक्कर जो है निर्धारित समय में लगा लेता है, पता है आपको ये चीज, है ना। तो भाई ये वो गति है जिसमें गति जो है, आवधिक गति वो गति है जो एक, जिसमें निर्धारित समय में गति जो है अपने आप को दोहरा रही हो, है ना। बस यहां पे कोई मध्य बिंदु से लेना देना नहीं है, यहां पे मध्य बिंदु से कोई लेना देना नहीं है, परंतु दोलनशील गति में क्या था सर, मध्य बिंदु था। यहां पे भी निर्धारित समय में ही गति को दोहराना था, पर ये अपने मध्य बिंदु को नहीं छोड़ सकता। ऑसिलेशन में मध्य बिंदु जो है वो नहीं बदल सकता, अगर बदला तो फिर वो ऑसिलेशन नहीं कहलाएगा। यहां सर मध्य बिंदु क्या होना चाहिए सर, यहां मध्य बिंदु का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है ये बात, ये बात बिल्कुल क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आप बेहतर तरीके से समझ गए हैं। अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको आवधिक गति और दोलनशील गति में भी भिन्नता समझ में आ गई है कि क्या सर, क्या अंतर है इन दोनों में, है ना। चलिए वेरी गुड। अब हम बात करेंगे किसकी सर, अब हम बात करेंगे किसकी, जरा आइए देखिए। हमने सर ऑसिलेटरी समझ लिया, वाइब्रेटरी समझ लिया, पीरियोडिक समझ लिया, अब हम सर्कुलेटरी मोशन समझेंगे। और मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, मैं लेके आऊंगा आपके पास क्वेश्चंस और आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, चलिए प्रश्न देखते हैं, एक बार एक प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद सर्कुलेटरी मोशन समझेंगे। सर सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है सर, जो गोल घूम रहा है। देखो सर्कुलेटरी मोशन भी दो प्रकार का होता है, वैसे सर्कुलेटरी मोशन भी दो प्रकार का होता है। कैसा होता है सर, एक तो रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। रोटेशन में क्या होता है सर, रोटेशन क्या होता है, मतलब गोल घूमना लेकिन अपने स्थान पे खड़े खड़े, गोल घूमना परंतु अपने स्थान पे खड़े खड़े गोल घूमना। यानी कि मैं लिख देता हूं इसको, गोल घूमना परंतु बिना स्थान परिवर्तन के, बिना स्थान परिवर्तन के। और सर रेवोल्यूशन क्या होता है सर, सर रेवोल्यूशन में भी गोल घूमते हैं परंतु यहां पे स्थान बदल जाता है। उदाहरण दूंगा मैं, यहां पे क्या होता है, किसी पिंड के चक्कर लगाना, आप ऐसे मान लीजिए किसी केंद्र का चक्कर लगाना, क्या, किसी केंद्र का चक्कर लगाना। मैं समझ रहा हूं कि ये बातें जो है अपने आप में बहुत ज्यादा क्लियर हो गई हैं, ये बातें अपने आप में बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गई हैं कि सर बिना स्थान परिवर्तन के अगर आप गोल घूम रहे तो आप कैसे घूमेंगे सर, ऐसे। सर मैं पहले भी इसी स्थान पे था, अभी भी इसी स्थान पे हूं, बिल्कुल आपके सामने कैमरे के सामने, पहले भी इसी स्थान पे था, अभी भी इसी स्थान पे हूं। परंतु मान लीजिए कि बीच में अगर कोई वस्तु पड़ी है, कोई केंद्र है, उसको केंद्र मान के अगर मैं उसके क्या कर रहा हूं, चक्कर लगा रहा हूं, ऐसे घूम रहा हूं। पर यहां पे इतना ज्यादा स्पेस नहीं है तो मैं आपको ऐसे घूम के दिखा पाता कि अभी मैं स्थान बदल रहा हूं सर, अभी मैं स्थान बदल रहा हूं और गोल चक्कर भी लगा रहा हूं और स्थान भी बदल रहा हूं, है ना। साफ नजर आ रहा है कि नहीं है ना सर। चलिए ठीक है सर। तो मेरे हिसाब से आपको सर्कुलेटरी मोशन यानी गोलीय गति, रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या होता है ये समझ आ गया। अगर आ गया तो जरा मुझे बताइएगा उदाहरण, मैं आपके सामने एक प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न कहता है किसका, साइकिल का पहिया किस प्रकार की गति को दर्शाता है।
बताइए जरा, साइकिल का पहिया किस प्रकार की गति को दर्शाता है, बताइए। ये आपकी साइकिल है भाई, मान लीजिए, आप इसे अपनी साइकिल मान लीजिए, है ना। तो इसका पहिया जो है किस प्रकार की गति को दर्शाएगा, जब इसका पहिया घूमेगा तो क्या कहेंगे आप, कौन सी गति है वो, सोचिए जरा, सोचिए कौन सी गति कहेंगे आप उसे। साइकिल का पहिया जब घूमेगा तो उसे आप कौन सी गति कहेंगे। है ना। तो सर देखिए, यहां पे हम साफ देख पा रहे हैं कि सर साइकिल का पहिया जब घूमता है ना तो वो अपने स्थान पे तो गोल घूमता ही है सर, अपने स्थान पे तो वो गोल घूमता ही है, और साथ साथ वो आगे भी बढ़ता है, आगे भी बढ़ता है, आगे की तरफ भी जा रहा है, अपने स्थान पे भी गोल घूम रहा है, आगे की तरफ भी जा रहा है और अपने स्थान पे भी गोल घूम रहा है ना। तो सर ये कैसी गति कर रहा है, ये दोनों ही प्रकार की गति किसमें आ जाती है, गोलीय गति में आ जाती है सर, है ना, गोलीय गति। और इसमें भी कौन सी गति सर, इसमें भी कौन सी गति, रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों, और रेवोल्यूशन दोनों, है ना, जो जिसकी परिभाषा मैंने आपको कहीं ना कहीं यहां बता दी है। पर सर्कुलेटरी मोशन ना इतना आसान भी नहीं है, अभी खत्म नहीं हुआ सर्कुलेटरी मोशन, अभी बहुत कुछ समझना है हमें सर्कुलेटरी मोशन में। समझ पा रहे हैं आप क्या क्या समझना है सर, क्या क्या समझना है सर सर्कुलेटरी मोशन में, अभी बात करते हैं जरा इसके बारे में। सर क्या समझना है, देखना जरा एक बार, देखो जैसे कि उदाहरण के तौर पे सर्कुलेटरी मोशन में हमें क्या समझना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कुलेटरी मोशन को अगर मैं मोशन के टर्म्स से जोड़ूं, सर कौन से टर्म्स, यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, यहां पे एक मैं प्रश्न जो है यहां पे लिख रहा हूं, एक प्रश्न लिख रहा हूं मैं यहां पे, प्रश्न कहता है कि मान लीजिए एक गोल पथ पर, क्या एक गोल पथ पर आप एक बाइक से जा रहे हैं, या आप दौड़ लगा रहे हैं, या आप बाइक से जा रहे हैं, चाहे आप दौड़ लगा रहे हो, है ना, चाहे आप बाइक से जा रहे हो, चाहे आप दौड़ लगा रहे हो, ठीक है। और इसका केंद्र से जो इसकी मैं कहूंगा सर्कल के लाइन तक की जो भुजा है वो आर, त्रिज्या जिसे आप कहते हैं, त्रिज्या जो है इस सर्कल की आर है, इस गोलीय पथ की त्रिज्या आर है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी इस परिस्थिति में आपको अगर गति निकालने को कहा जाए, तो आप कैसे निकालेंगे। अगर आपसे कहा जाए, क्या क्या चीजें बता दी कि सर ये जो गोल पथ है इसकी त्रिज्या आर है, ठीक है, और आपको इसका एक चक्कर लगाने में टी समय लगता है, क्या लगता है सर, टी समय लगता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि आपकी गति v गति का परिमाण बताना है। कैसे बताओगे, आप कहोगे सर ये कैसे निकलेगा, सर कोई वैल्यू दी नहीं है, सिर्फ टी आर बस यही बता दिया और कह दिया कि v निकालना है, सर ये कैसे होगा, बताते हैं। अभी गति का परिमाण निकालना है आपको, सोचिए आप थोड़ा सा, ठीक है, आप सोचिए थोड़ा सा कैसे कैसे क्या निकालेंगे, कैसे बताएंगे, फिर उत्तर देते हैं आपको, ठीक है ना। बताइए, सोचिए और बताइए जरा। देखो सर, हम जानते हैं कि कोई भी गोल पथ है ना, तो उसका ये जो गोल पथ का ये जो बाहरी जो हिस्सा है, जिसे हम क्या कहते हैं, सरकमफरेंस, क्या कहते हैं सर, सरकमफरेंस। ये सरकमफरेंस कितना होता है सर, 2 पाई आर होता है, कितना होता है सर, 2 पाई आर। मतलब जो भी चक्कर लगाएगा वो इस सरकमफरेंस पे ही तो चक्कर लगाएगा, जो भी, चाहे बाइक हो चाहे कोई व्यक्ति हो, जो भी चक्कर लगाएगा एक सरकमफरेंस पे ही तो चक्कर लगाएगा। और सर सरकमफरेंस कितना है वो तो हम बता ही सकते हैं, क्योंकि हमें आर दिया हुआ है, लेकिन आर की जगह आर ही दिया हुआ, तो कोई बात नहीं, अभी आर ही रहने दीजिए। और इसका पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उससे हम क्या कर देंगे सर, इसको अगर मुझे v निकालना हो तो मैं कहूंगा सर जो दूरी तय करूंगा मैं वो क्या होगा सर, 2 पाई आर।
मतलब वही वाली बात है सर, वो क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। सर चाल क्या है सर, चाल है सर v, दूरी क्या है सर, दूरी है सर 2 पाई r, दूरी है सर 2 पाई r, और समय कितना है सर, समय दिया हुआ है सर t। तो सर ये इससे क्या पता चल जाएगी सर, चाल पता चल जाएगी। इससे क्या पता चल जाएगी सर, चाल पता चल जाएगी, है कि नहीं है। तो 2 पाई r बटा t, चाल पता चल जाएगी इससे। तो अगर आपको ऐसा कोई प्रश्न आए जिसमें आपको केवल त्रिज्या दी है और समय दिया है, केवल त्रिज्या दी है और समय दिया है, मतलब एक आपको बोल दिया है गोलीय पथ है, उसकी त्रिज्या r की जगह कोई वैल्यू दे दी 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर, है ना, और उसको पूरा करने में जो समय लग रहा है वो मान लीजिए आपको बोल दिया कि 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट लग रहा है, जो भी लग रहा है, और आपसे बोला जाए कि बताइए कि गति क्या होगी, तो आपको घबराना नहीं है, फिर आपको ये ध्यान रखना है और आप चुटकियों में निकाल देंगे आंसर। क्योंकि सर 2 और पाई तो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, 2 और पाई कांस्टेंट है, फिक्स है। तो सर आर हमें दे रखा होगा प्रश्न में, टी हमें दे रखा होगा, हम निकाल देंगे फटाफट से आंसर, है ना, क्लियर है। अच्छा ये तो क्लियर है ही है, ये तो जो है ये तो है ही है, पर इसके साथ साथ ना एक और चीज हमें देखनी है, इसके साथ साथ एक और चीज देखनी है, क्या कि सर कभी भी जब हम गोल पथ में घूमते हैं ना, कभी भी जब हम गोल पथ में घूमते हैं, देखो 2 प्रकार के बल लगते हैं जब आप गोल पथ में घूम रहे हो ना, या आप किसी चीज को गोल पथ में घुमा रहे हो या आप गोल पथ में घूम रहे हो, 2 प्रकार के बल इस गोल पथ को बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। सर कौन कौन से बल हैं ये 2 प्रकार के? सर देखो एक हर गोल पथ का क्या होता है सर, एक केंद्र होता है, और इसमें 2 प्रकार के बल लग रहे होते हैं, एक जो केंद्र की तरफ लग रहा है, एक वह बल जो केंद्र की तरफ लग रहा है, और एक वह बल सर जो केंद्र से बाहर की तरफ लग रहा है, एक वह बल जो केंद्र से बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है सर। तो सर जो केंद्र की तरफ लग रहा है, वह बल जो केंद्र की तरफ लग रहा है, वह क्या कहलाता है सर, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सर वह बल जो केंद्र से बाहर की तरफ लग रहा है, वह कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिलहाल तो आपको केवल इतना ही पता होना चाहिए, इस पे न्यूमेरिकल या बाकी चीजें वैसे वो क्लास 11th का टॉपिक हो जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत बताएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत तो बताएंगे भाई, थोड़ा बहुत तो इंपॉर्टेंट भी है बताना, तो थोड़ा बहुत तो बताएंगे आपको, ठीक है, घबराइएगा मत। तो सर ये अभी फिलहाल क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है जब सर जो केंद्र की तरफ लग रहा है, वह बल जो गोल दिशा में घूमते वक्त केंद्र की तरफ लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो केंद्र से बाहर की तरफ लग रहा है, केंद्र के विपरीत दिशा में लग रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, ये बात। अच्छा एक और बात समझ लीजिए, एक और बात समझ लीजिए कि जब आप कभी भी गोल पथ में घूम रहे होते हैं, जब आप कभी भी गोल पथ में घूम रहे होते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, क्या हो सकता है आपकी गति, या यूं मैं कहूं अगर चाल, चाल क्या हो सकती है सर, एक समान हो सकती है, एक समान हो सकती है, चाल एक समान हो सकती है, होगी ही होगी ऐसा तो नहीं कहूंगा ना मैं, परंतु सर आपको समझने वाली बात यह है, चाल एक समान हो सकती है परंतु वेग, वेग असमान होता है, वेग असमान होता है सदैव, ये फिक्स है। मैंने कहा ये हो सकती है लेकिन ये सदैव होता है, ये सदैव होता है। और हमेशा कोई भी अगर गोलीय गति की बात की जाए, किसकी, गोलीय गति, अगर गोलीय गति की बात की जाए तो सर गोलीय गति में सदैव क्या होती है, ये त्वरित, त्वरित गति होती है, क्योंकि ये सदैव, इसके अंदर वेग कैसा होता है, असमान होता है, तो जहां वेग असमान होगा वहां पे सदैव त्वरण होगा ही होगा। तो त्वरण कैसा होता है सर, सदैव ये गति कैसी होती है सर, त्वरित गति होती है, सदैव कैसी गति होती है, त्वरित। अब ये कहना कि सर त्वरण कैसा होता है, एक समान या अलग अलग, ये भी बिल्कुल चाल की प्रकार से हो गया। अगर चाल क्या है सर, चाल स्थिर है, यानी कि चाल जो है एक समान है, तब मैं कहूंगा सर त्वरण भी जो है आपको एक समान मिल जाएगा।
और अगर चाल एक समान नहीं है, चाल भी असमान है, तो उस परिस्थिति में त्वरण भी जो है वो अलग अलग परिमाणों का मिलेगा। ये बात समझने वाली है, ठीक है, ये बात आपकी समझने वाली है आपको। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलो बहुत ही बढ़िया, शानदार। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये बात भी समझ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि आपसे कई प्रकार से ना ग्राफ में प्रश्न पूछे जाते हैं, ग्राफ के प्रश्न, ग्राफ से प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर आपसे वाक्यों वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि गति जो है गोलीय है या नहीं, आपसे कहा जाएगा, आपसे यूं कह दिया जाएगा कि यदि वेग का परिमाण, ध्यान से प्रश्न सुनना, प्रश्न ध्यान से सुनना, वेग का परिमाण स्थिर हो, क्या उस परिस्थिति में भी त्वरण उत्पन्न हो सकता है? प्रश्न ये पूछा जाएगा, अगर वेग का परिमाण स्थिर है तो क्या तब भी त्वरण मौजूद होगा? तो आप सोचेंगे सर वेग का परिमाण स्थिर है तो फिर त्वरण क्यों मौजूद होगा, त्वरण से क्या लेना देना अगर वेग का परिमाण ही स्थिर है तो। लेकिन उसने केवल परिमाण बोला, उसने केवल परिमाण बोला, है ना। और आपको पता है वेग क्या है सर, ये सदिश राशि होती है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। और आपने ये भी देखना है कि सर वेग असमान क्यों होता है, क्योंकि सर हर बिंदु पर गोलीय गति जब भी हम कर रहे हैं तो हर बिंदु पर आपकी दिशा क्या हो रही है सर, हर बिंदु पर आपकी दिशा क्या हो रही है सर, परिवर्तित हो रही है। हर बिंदु पर आपकी दिशा क्या हो रही है सर, परिवर्तित हो रही है। तो सर अगर दिशा अलग अलग है तो वेग का परिमाण स्थिर हो सकता है, परंतु दिशा तो बदल रही है, और वेग तो दोनों पर निर्भर करता है, दिशा और परिमाण दोनों पर निर्भर करता है। तो इस कंडीशन में मैं ये कह सकता हूं, इस कंडीशन में मैं ये कह सकता हूं कि सर यहां पे क्या होगा, परिमाण स्थिर हो सकता है वेग का, परंतु वेग जो है वो असमान रहेगा, है ना। चलिए, तो मुझे लगता है कि अभी जो है, एक क्षण दीजिएगा, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये चीज आपको, इसी प्रकार के बहुत सारे वाक्यों वाले प्रश्न और ग्राफ से जुड़े प्रश्न जो है आपको आ सकते हैं। तो भाई उस चीज को देख लीजिएगा। अभी हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना ग्राफ से जुड़े हुए प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और मैंने बहुत ही शांति से आराम से, बिल्कुल ज्यादा चीजें भगाते ना हुए, तसल्ली बख्श तरीके से आपको मैंने कई प्रकार के गति के बारे में बताया। तो उम्मीद करूंगा कि आप इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसमें से कोई भी प्रश्न आपके एनटीएससी में आपको किसी भी प्रकार से आ जाएगा। और अभी हमने प्रश्नों की प्रैक्टिस तो करनी ही है जो इससे जुड़े हुए होंगे, है ना। तो तब तक के लिए मैं चाहूंगा कि आप अपना ध्यान रखिए, हम फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे हम, है ना, कल की कक्षा में। और चाहूंगा कि आप लोग रिवीजन करते रहें, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन करते रहना, क्योंकि अब आप ये मत समझिए, देखो अब कोरोना काल जो है, वो जो कोरोना का समय है वो जो चलता रहेगा, स्कूल्स वगैरह सब खुल गए हैं, सभी परीक्षाएं हो रही हैं, एनटीएससी एग्जाम के नोटिफिकेशन, फॉर्म और एग्जाम डेट सब कुछ आपको बहुत जल्दी सुनने को मिल जाएगी। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयार हो जाइए अपनी क्लास के लिए, और तैयारी कीजिए बेहतर तरीके से, ठीक है। चलिए, तो फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दिस इज आलोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।